हेलो एवरीबॉडी। आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग फिर पुनः प्रारंभ करते हैं अपने क्लासेस। आज बायोकेमिस्ट्री में हम लोग जैसा कि मोनोसेक्राइड्स हम पढ़ चुके हैं, इसलिए आज से हम लोग जो नया चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं वो कर रहे हैं ओलिगोसेक्राइड्स। क्या कर रहे हैं? ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स क्या होती है इसको हम लोग जानेंगे। ओलिगोसेक्राइड्स दो शब्दों से मिल करके बना है, ओलिगो और सेकेराइड्स। ओलिगो मीन्स क्या होता है, जैसे अगर हम इसको दो भागों में देखें तो ओलिगो और क्या होता है आपका सेकेराइड्स। सेकेराइड्स के विषय में मैक्सिमम लोग जानते होंगे और इसके विषय में ओलिगो के विषय में हम लोग जान लेते हैं। ओलिगो एक्चुअली ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है फ्यू। क्या होता है? फ्यू। और सेकेराइड्स को आप जानते हैं कि वो किससे लिया गया है? वो लिया गया है सेक्रॉन से। किससे लिया गया है? सेक्रॉन से लिया गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, अब फ्यू का अगर हम हिंदी में देखें तो कुछ कहा जा सकता है। ऐसे कुछ शुगर ऐसे भी होते हैं जो कि इस रूप में पाए जाते हैं। और एक चीज़ आपसे बता दें कि जो ओलिगोसेक्राइड्स होती है यह प्रकृति में जो है ही पाई जाती है। इसके अलावा आप प्राकृतिक रूप से इसको हम देख सकते हैं। कुछ चीज़ें जैसे पशुओं के द्वारा भी मिलती, जंतुओं के माध्यम से भी मिलता है और मैक्सिमम हम देखते हैं कि वो पशुओं से प्राप्त होती हैं। यदि हम ओलिगोसेक्राइड्स को डिफाइन करना चाहें तो ओलिगोसेक्राइड्स को हम कह सकते हैं कि ओलिगोसेक्राइड्स जल विश्लेषित होकर के 2 से 10 तक के मोनोसेक्राइड्स अणु उत्पन्न करते हैं। प्रकृति में डाइसेक्राइड सबसे अधिक मात्रा में ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं। यानी कि हम ओलिगोसेक्राइड्स में देखें तो हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं ओलिगोसेक्राइड्स में जैसे जब जल विश्लेषित होती है तो ये टूट करके मोनोसेक्राइड्स से का निर्माण करती है। या हम यूँ कह सकते हैं कि ओलिगोसेक्राइड्स में 2 मोनोसेक्राइड से लेकर के 10 मोनोसेक्राइड तक, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 से लेकर के 10 मोनोसेक्राइड्स इसके साथ मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ करके, आपस में अगर हम देखें तो जुड़ करके क्या बनाते हैं? ओलिगोसेक्राइड्स का निर्माण करते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स का निर्माण करते हैं। जब इनका क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होती है। जब इनका हाइड्रोलाइसिस होती है तो उस दरमियान ये क्या देते हैं? यह टूट करके फिर पुनः जो है 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स देते हैं। यानी क्या देते हैं? 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स पुनः ये देते हैं। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि अब इनमें हम देखा जाए तो कई प्रकार के आते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। जैसे मैं आपसे बता दूं कि इसमें आता है आपका डाइसेक्राइड्स, आपका आता है ट्राइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स, और फिर पुनः आता है आपका टेट्रासेक्राइड्स। इसमें क्या होता है? अगर हम डाइसेक्राइड्स की बात करें, मैक्सिमम प्रकृति में सबसे ज़्यादा डाइसेक्राइड्स ही पाई जाती है, इसलिए हम डाइसेक्राइड्स का ज़्यादा अध्ययन करते हैं। ये डाइसेक्राइड्स ज़्यादा पाई जाती है तो इसमें क्या क्या होता है अगर हम इसको अब अध्ययन के रूप में देखें या हम यूँ एक नॉर्मली रूप से देख लें तो डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड्स और टेट्रासेक्राइड्स किसको कहते हैं इसके विषय में हम जान लें। जिसमें 2 आपके मोनोसेक्राइड्स आपस में संयोग करते हैं और H2O बाहर निकलता है और उनके जुड़ने के उपरांत जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? डाइसेक्राइड्स करते हैं। इसी प्रकार से ट्राइसेक्राइड्स में क्या होता है? ट्राइसेक्राइड्स में जब
तीन मोनोसेक्राइड्स जब तीन मोनोसेक्राइड्स आपस में संयोग करते हैं, जब तीन मोनोसेक्राइड्स आपस में संयोग करते हैं तो उस दरमियान जो है यहाँ पे क्या होते हैं कि निर्माण होता है आपका ट्राइसेक्राइड्स का। और इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे दो ये इसमें H2O बाहर निकलता है, यहाँ पे 2H2O बाहर निकलता है, और टेट्रासेक्राइड्स में आपके चार जो है मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ते हैं जिसमें कि 2H2O बाहर निकलता है और टेट्रासेक्राइड्स का निर्माण करता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे दे सकते हैं चूँकि प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं डाइसेक्राइड्स, और हमें डाइसेक्राइड्स के विषय में ही जानना है। बेसिकली जो आपका सिलेबस है वो स्ट्रक्चर ऑफ डाइसेक्राइड्स का है। तो स्ट्रक्चर ऑफ डाइसेक्राइड्स के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डाइसेक्राइड्स। देखिए डाइसेक्राइड्स में अगर देखा जाए तो बेसिकली तीन जो है वो हमको प्राप्त होते हैं। तीन कौन कौन से प्राप्त होते हैं अगर देखा जाए तो तीन कौन कौन से हैं आपके हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज ये प्राकृतिक संसाधन हैं और इन्हें हम पौधों से प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन भारतवर्ष है, भारत में ही इसकी प्राप्ति की जाती है सबसे अधिक मात्रा में पूरे वर्ल्ड के लेवल पे देखी जाए तो। दूसरा इसका साधन होता है सुक्रोज का, वह होता है आपके चुकंदर से प्राप्त होते हैं। चुकंदर के माध्यम से भी इन सुक्रोज को हम भारी मात्रा में औद्योगिक दृष्टिकोण से देखी जाए तो हम गन्ने से तो लेते ही हैं, साथ में चुकंदर से इससे कई गुना अधिक मात्रा में यानी 50% वो पाया जाता है, इसलिए 50% तक चुकंदर से भी हम सुक्रोज की मात्रा को ले लेते हैं। माल्टोज जैसा कि आप जानते हैं कि ये माल्टोज जो है जो निर्माण होता है माल्टोज से जौ आप देखते हैं कि जौ में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं और उनके माध्यम से हम इनको ले लेते हैं। सुक्रोज में क्या होता है, सुक्रोज में अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सुक्रोज में जो होता है वह होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है। और माल्टोज में होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है। इसके साथ साथ आपका जो लैक्टोज होता है ये जंतुओं के माध्यम से प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये इसका प्राप्त साधन एक ही होता है और वो भी इसमें आप देखेंगे कि जितने भी मेमल्स के अंतर्गत आने वाली जितने भी यूँ हम कह सकते हैं कि मादाओं के से ही प्राप्त होने वाले ये डाइसेक्राइड्स होती हैं। जैसे पशुएं हुई, जैसे हमारी खुद माताएं हुई जो कि शिशु जन्म के उपरांत जो है दुग्ध क्षरण के उपरांत जो दूध का निर्माण होता है, दूध की प्राप्ति होती है, वहाँ से हमें लैक्टोज की प्राप्ति होती है। और लैक्टोज में पाया क्या जाता है, लैक्टोज में देखा जाए अगर केमिकल कंपोजिशन के आधार पर देखा जाए तो एक पाया जाता है ग्लूकोज और दूसरा पाया जाता है आपका ग्लैक्टोज। क्या पाया जाता है, दूसरा ग्लैक्टोज पाया जाता है। अब ये तीन चीज़ें हैं। सुक्रोज होता है, सुक्रोज में क्या क्या पाया जा रहा है, ग्लूकोज पाया जा रहा है और फ्रक्टोज पाया जा रहा है। माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज पाया जाता है। लैक्टोज में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का निर्माण होता है। हम सबसे पहले इसके विषय में सुक्रोज के विषय में चर्चा करेंगे कि सुक्रोज कैसे बनता है और सुक्रोज क्या है। सुक्रोज के विषय में जैसा मैंने अभी आपसे बताया, सुक्रोज का जो स्ट्रक्चर है, सुक्रोज के स्ट्रक्चर के आधार पे अभी हमने आपसे कुछ समय पहले चर्चा किया था
कि ये मिठास, इनके अंदर शर्करा के गुण तो हो जाते हैं, मीठे स्वाद वाले होते ही हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि भारत जो है सुक्रोज के निर्माण में गन्ने के रूप से, ऐसे नहीं, गन्ने के रूप से अगर देखा जाए तो सुक्रोज जो हम लोग सबसे ज़्यादा सुक्रोज का निर्माण करते हैं। ये प्राचीन काल से ही आप देखेंगे, जैसे हम लोग क्या करते हैं आज भी हमारे गांव में आप देखते हैं कि गन्ने की पेराई करके उसे हम गुड़ के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा मैक्सिमम परिवार हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। हमारे अपने कॉलेज के आसपास खुद आप देखते हैं कि गन्ने की खेती भारी मात्रा में लोग करके इसका उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि ये जो है आप इनका उपयोग कर लेते हैं, जैसे कि गन्ने में 12 से 15% तक सुक्रोज पाया जाता है। इसी के साथ साथ हम चुकंदर से भी सुक्रोज को प्राप्त कर लेते हैं। चुकंदर से सुक्रोज को हम ले लेते हैं और लेने के उपरांत जो है फिर उस पर हम कार्य करते हैं। इसमें हम लोग एक स्ट्रक्चर अपना देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से इसका, चूँकि बेसिकली हमको स्ट्रक्चर पे ही ध्यान देने हैं, इसलिए हम लोग जो है इस पे हम सिर्फ स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे होता क्या है कि जो सुक्रोज है, अगर हम सिर्फ सुक्रोज की बात करें, सिर्फ सुक्रोज की अगर हम बात करते हैं तो सुक्रोज में क्या होता है कि सुक्रोज का अगर देखा जाए तो जो मॉलिक्यूलर सूत्र है, अणु सूत्र है, वह होता है C12H22O11। ये बनते कैसे हैं एक बार इसको हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद शायद अगर और चर्चा करेंगे तो बेहतर होगा। इसमें क्या होता है कि जैसे एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज पाए जाते हैं, तो आपको बता दें कि C6H12O6 प्लस फिर C6H12O6। चूँकि देखिए इस सूत्र के आधार पर देखेंगे तो दोनों सेम पड़ते हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं, हेक्सोजेज हैं, परंतु इसमें होता क्या है कि इसमें आप देखेंगे कि एक होता है आपका ग्लूकोज और दूसरा होता है आपका फ्रक्टोज। क्या होता है दूसरा? फ्रक्टोज। इन दोनों के बीच जब रिएक्शंस होते हैं तो यहाँ पे जो सुक्रेज एंजाइम है उसकी उपस्थिति में ये मिलना प्रारंभ करते हैं। सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो निर्माण होता है C12H22O11 प्लस H2O बाहर निकल आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से डाइसेक्राइड्स में सुक्रोज का निर्माण, प्रत्येक डाइसेक्राइड्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा यानी अणुसूत्र होगी वह C12H22O11 ही होगा, लेकिन उसमें जो मोनोसेक्राइड्स होंगे वह मोनोसेक्राइड्स एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज होगा, जिसमें वहाँ पे भी आप देखेंगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में आपका जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज होगा और इसके साथ साथ आपका बीटा डी फ्रक्टोज होगा। क्या होगा? फ्रक्टोज होगा। इसके साथ साथ क्या होगी, यहाँ पे ये दोनों तो साथ में जुड़ेंगे ही, और साथ में यहाँ पे अल्फ़ा जो ग्लूकोज होगा उसके कार्बन नंबर 1 से, और जो बीटा डी फ्रक्टोज होगा उस पे बीटा आप देखेंगे बीटा कार्बन 2 से ये आपस में संयुक्त होते हैं, जुड़ते हैं, जिसके कारण इसका निर्माण होता है। इसके साथ साथ अगर हम इसके हावर्थ स्ट्रक्चर के आधार पे देखें, अच्छा इनके साथ साथ ये आपको मैं बता दूं कि जब ये दोनों स्ट्रक्चर जुड़ते हैं तो जुड़ने के दरमियान इनमें जो है एक ग्लाइकोसाइटिक बंध का भी निर्माण होता है। ग्लाइकोसाइटिक बंध का निर्माण होता है और उसी ग्लाइकोसाइटिक बंध के द्वारा ये आपस में जुड़ते हैं। इसके साथ साथ सुक्रोज क्या होता है, वह होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। देखिए डाइसेक्राइड्स में अगर आप देखेंगे तो 2 ऐसे कंपाउंड्स होंगे, 2 ऐसे यौगिक का निर्माण होता है जो कि नॉन रिड्यूसिंग के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इसी पे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के आधार पे देखें तो आपका जो सुक्रोज होता है, जो आपका सुक्रोज है
वो होता है नॉन रिड्यूसिंग। क्या होती है? नॉन रिड्यूसिंग होती है। जबकि आपका जो है माल्टोज और आपका जो है लैक्टोज, ये क्या होती है? रिड्यूसिंग शुगर होती है। क्या होती है ये रिड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे क्या है आपका सुक्रोज में नॉन रिड्यूसिंग, और नॉन रिड्यूसिंग में कौन कौन सा है आप देखेंगे, सुक्रोज और आपका क्या होता है, ट्रिहलोज होता है। इसके बाद आपका जो रिड्यूसिंग होती है, रिड्यूसिंग के अंतर्गत क्या होता है कि नॉन रिड्यूसिंग में सुक्रोज और ट्रिहलोज हो गया, और रिड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत क्या आता है, माल्टोज और लैक्टोज होते हैं। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में मैंने आपसे बताया कि इसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा है। इसके अंदर एक ग्लूकोज पाई जाती है। अब ये ग्लूकोज जो है हावर्थ के अनुसार 6 कोणीय होंगी। चूँकि अल्फ़ा बन रहा है तो अल्फ़ा बीटा आप लोग जानते ही हैं कि पहले कार्बन पे यदि OH दाहिने तरफ है तो वो अल्फ़ा होगा और बाईं तरफ है तो बीटा होगा। इसको हम इस प्रकार से रख लेते हैं। स्ट्रक्चर संभवतः हमको बताने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आप लोग इसको जानते होंगे। ठीक, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन जाता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अब इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ देखा जाए तो बीटा डी फ्रक्टोज होता है। जो बीटा बनती है, जैसे यहाँ पे पायरिनोज बनता है, वो बनता है फ्यूरान पे यानी फ्यूरेनोज के आधार पे बनता है, और उसे हम इस प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम इस प्रकार से इसको लिख लिए। ये आपका लास्ट होगा, यहाँ पे बन जाएगा CH2OH। सॉरी, इस पे थोड़ा सा स्पष्ट आपका नहीं हो पा रहा होगा, इसलिए इसको हम फिर से बना देते हैं छोटे में, जिससे कि आपको स्पष्ट भी हो सके और आप अच्छे से इसको जान भी सकें। थोड़ा इधर से लेके बनाते हैं, ये छोटे बना रहे हैं क्योंकि उसमें थोड़ी सी समस्या आ रही है। इसको पहले हम बना लेते हैं ग्लूकोज को। सॉरी, ठीक, फिर यहाँ पे भी हम दूसरा स्ट्रक्चर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा CH2OH, H, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका, इस पे यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे इस प्रकार से ये आपका ग्लाइकोसाइटिक बंद हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाता है आपका CH2OH, और यहाँ पे हो जाता है H। यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से होता है, ये होता है कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर आपका होता है 2, ये होता है आपका कार्बन नंबर 3, ये होता है आपका 4, ये होता है आपका 5, और ये होता है आपका 6। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है कि ये होता है आपका कार्बन नंबर 1, ये होता है कार्बन नंबर 2, ये होता है आपका कार्बन नंबर 3, और ये होता है कार्बन नंबर आपका
4 और ये होता है कार्बन नंबर 5 और ये होता है कार्बन नंबर 6। इस प्रकार से ये जुड़ते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि हमने बताया था आपसे कि ग्लाइकोसाइटिक बंध द्वारा ये आपस में जुड़ते हैं। अब ग्लाइकोसाइटिक बंध द्वारा अगर ये जुड़ते हैं, अगर यहाँ पे हम प्लस कर दें और ये आपस में अगर हम जोड़ दें इनको, अगर रिएक्शन करते हैं दो मोनोसेक्राइड्स, एक को कहते हैं हम क्या, अल्फा डी ग्लूकोज और एक को क्या कहते हैं, बीटा चूँकि OH आप देख ही रहे हैं नीचे की तरफ है, इसलिए बीटा डी फ्रक्टोज। अब इसी स्ट्रक्चर को अगर हम इसी स्ट्रक्चर को ले लें और इस स्ट्रक्चर को अगर हम भली भांति इस पे पुनः ड्रा कर लें तो वो बेहतर होगा। यहाँ से दोनों को जोड़ने के लिए सेम वैसे ही आप इसको रख लीजिए जिससे कि कोई दिक्कत न होने पाए। वीडियो थोड़ा साफ नहीं है, इसके लिए मुझे खुद खेद है। यहाँ पे आप CH2OH और यहाँ पे OHH, यहाँ पर जो है OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा ही बन रहा है तो इसलिए नीचे हो जाएगा और यहाँ पे उसका पहला कार्बन CHOH। ठीक है, यहाँ पे भी OH रहता है तो इसको हम अभी लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम समझा सकते हैं कि OH ये है और OH ये है। इसमें से एक ऑक्सीजन क्या करता है कि वो ग्लाइकोसाइटिक बंध में यूज हो जाता है। तो ग्लाइकोसाइटिक बंध में जब यूज होता है तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन जुड़ता है इनके साथ और जुड़ने के उपरांत देखिए मैंने बताया था आपसे कि ये दूसरा कार्बन, ये पहला कार्बन होता है, ये दूसरा कार्बन है जो कि फ्रक्टोज का होता है और ये क्या है, पहला कार्बन है। तो पहले कार्बन के साथ दूसरे कार्बन का मैंने इससे पहले आपको बताया था, जैसे यहाँ पे क्या होगा कि अल्फा कार्बन 1, ठीक है, जो कि ग्लूकोज की तरफ का होगा। किसके तरफ का, अगर देखा जाए तो ग्लूकोज की तरफ का, और बीटा कार्बन 2 ये होगा आपका फ्रक्टोज। क्या होगा ये होगा फ्रक्टोज। ये दोनों आपस में सहयोग करेंगे किसमें, ग्लाइकोसाइटिक बंध के उपस्थिति में। अब ये एक दूसरे के साथ सहयोग किए जिससे ये जो जब जुड़ गए, जब ये आपस में जुड़ गए तो जुड़ने के उपरांत यहाँ पे उन्होंने बनाया जो है आपका सुक्रोज। क्या बनाया, ये सुक्रोज का निर्माण होता है और यही होता है सुक्रोज। इसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये क्यों होते हैं या नॉन रिड्यूसिंग क्यों बनते हैं, इसके विषय में हम आपसे बात करें तो ये नॉन रिड्यूसिंग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप देखेंगे कि इसके पहले कार्बन पर जो स्वतंत्र एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप है वो यहाँ पे स्वतंत्र रूप से नहीं होती है, या कोई भी ऐसे कार्बन आपको नहीं दिखाई देते हैं जो कि फ्री हों। जो और चूँकि ये होना किस पे है, या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप पे होनी है या तो कीटोनिक ग्रुप पे होनी है। तो इसका एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप आपस में ग्लाइकोसाइटिक बंध बना करके जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से इन पे ये क्रिया संभव नहीं हो पाती है। साथ में साथ क्या है कि यहाँ पे चूँकि यहाँ पे जुड़ते तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये इनका निर्माण नहीं हो पा रहा है, आपस में इनके इस कार्बन के ऊपर भी कोई क्रिया संभव नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जो अवकृत होना है ऑक्सीजन का, जो ऑक्सीजन का एक उस स्थान पर जुड़ना है वो नहीं हो पाता है। शेष मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से माल्टोज में और लैक्टोज में जुड़ना हो जाता है, जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक पहला वाला कार्बन हमेशा फ्री होता है जब दो आपस में जुड़ते हैं। यहाँ पे क्या है कि फ्री
यहाँ का भी पहला कार्बन फ्री नहीं होता है, और चूँकि फ्रक्टोज है इसलिए दूसरे कार्बन पे होना चाहिए, तो दूसरा कार्बन भी फ्री नहीं है, जिसकी वजह से इनके अंदर रिड्यूसिंग गुण नहीं पाए जाते हैं, अवकृत गुण नहीं पाए जाते हैं, और इनको नॉन रिड्यूसिंग के अंतर्गत रखा जाता है। हालांकि इनको हम जब तोड़ करके बनाना चाहते हैं, रिड्यूस कराना चाहते हैं, तब हम इनको अलग कर लेते हैं, ग्लूकोज को अलग और फ्रक्टोज को अलग करके, फिर इसके बाद हम उसमें रिड्यूस करा सकते हैं। लेकिन जब तक ये दोनों आपस में संयुक्त रूप से हैं, तब तक इनके में कोई भी इस प्रकार की क्रिया संभव नहीं होती है। इसके साथ साथ हम अब स्ट्रक्चर के दौर में नेक्स्ट क्लास में आपको माल्टोज और लैक्टोज के विषय में बताएंगे।